हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर नंबर 10 के अंदर दो कविताएं हैं। एक है आपका छोटा मेरा खेत और दूसरी कविता है बगुलों के पंख। ये दोनों हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं और इसके जो कवि है वो है आपके उमा शंकर जोशी। तो दोस्तों हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आई होप अभी तक आप लोगों को हमारा पीपीटी का माध्यम पसंद आया होगा। अब यहाँ आप लोगों को प्रसंग दिखाई दे रहा होगा। देखो प्रसंग का मतलब बार बार बता रहा हूँ कि पहली जो कविता है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं छोटा मेरा खेत। अगर छोटा मेरा खेत से अगर व्याख्या आती है तो ये आपके काम में आएगा, इसीलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है और कविता का क्या नाम है, छोटा मेरा खेत। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, जो गुजराती कवि उमा शंकर जोशी है वो इसके रचयिता है। फिर देखो इस अंश में कवि ने खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बहुत सारे शब्दार्थ हम लोगों ने दे रखे हैं जो कि इस कविता से रिलेटेड है, जैसे चौकोना मतलब चार कोनों वाला, पन्ना मतलब पृष्ठ, अंधड़ मतलब आंधी, छया मतलब पल, रसायन मतलब सहायक पदार्थ, निशेष मतलब पूरी तरह, अंकुर मतलब नन्हा पौधा, फूटे मतलब पैदा हुए, पल्लव मतलब पत्ते, पुष्पो मतलब फूलों, नमित मतलब झुका हुआ, विस्नेव मतलब खास तौर पे। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ शब्दार्थ आप लोग कविता पढ़ो तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी कविता। तो देखो छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज बहा बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब देखो इसका मतलब क्या है कि कवि कहता है कि उसे समाज का एक पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। उसके मन में कोई भावनात्मक आवेग उमड़ा और वह उसके खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। यह विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो गया। जब कवि का अहम खत्म हो गया तो उसे सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ तथा शब्दों के अंकुर फूटने लगे। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया और इस तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लदकर झुक जाता है। तो ये थी पहली कविता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि किताब साथ लेके शब्दार्थ साथ लिख ले ताकि आपका मीनिंग तुरंत क्लियर होता रहे। फिर देखो इस पद्यांश के अंदर क्या क्या विशेष है कि कवि ने कल्पना के माध्यम से रचना कर्म को व्यक्त किया है, रूपक अलंकार है। कवि ने खेती व कविता की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है, जैसे पल्लव पुष्प है, गल गया के अंदर कौन सा अलंकार यूज हुआ है, अनुप्रास अलंकार यूज हुआ है, और कविता को खड़ी बोली के अंदर सुंदर अभिव्यक्त किया गया है और जो दृश्य बिंब है उसका सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। अब इसके बाद कुछ प्रश्न देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है और क्यों। तो यहाँ कवि ने कवि कर्म की तुलना खेत से की है। खेत में बीज खाद आदि के प्रयोग से विकसित होकर पौधा बन जाता है। इस तरह कवि भी भावनात्मक क्षण को कल्पना से विकसित करके रचना कर्म करता है। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कविता की रचना प्रक्रिया समझाइए। तो कविता की रचना प्रक्रिया फसल उगाने की तरह होती है। सबसे पहले कवि के मन में भावनात्मक आवेग उमड़ता है, फिर वह भाव क्षण विशेष में रूप ग्रहण कर लेता है। वह भाव कल्पना के सहारे विकसित होकर रचना बन जाता है तथा अनंत काल तक पाठकों को रस देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि खेत अगर कागज है तो बीज क्षय का विचार, फिर पल्लव पुष्प क्या है। तो देखो खेत अगर कागज है तो बीज क्षण का विचार, फिर पल्लव पुष्प कविता है। यह भाव रूपी कविता पत्तों व पुष्प से लदकर झुक जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो मूल विचार को क्षण का बीज क्यों कहा गया है, उसका रूप परिवर्तन किन रसायनों से होता है। तो देखो मूल विचार को क्षण का बीज कहा गया है। भावनात्मक आवेग के कारण अनेक विचार मन में चलते रहते हैं, उनमें कोई भाव समय के अनुकूल विचार बन जाता है तथा कल्पना के सहारे वह विकसित होता है।
कल्पना व चिंतन के रसायनों से उसका रूप परिवर्तन होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, झूमने लगे फल, रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। अब देखो कवि क्या कहता है कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उसे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती है जो अमृत के समान लगती है। यह रचना पल भर में रची थी परंतु उसे फल अनंत काल तक मिलता रहता है। कवि इस रस को जितना लुटाता है उतना ही यह बढ़ता जाता है। कविता के रस का पात्र कभी समाप्त नहीं होता। कवि कहता है कि उसका कविता रूपी छोटा सा खेत है, उसमें कभी समाप्त नहीं होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके अंदर क्या क्या विशेष है। कवि कर्म का सुंदर वर्णन है, कविता का आनंद शाश्वत है, छोटा मेरा खेत चौकोना में रूपक अलंकार है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रस शब्द के यहाँ क्या क्या अर्थ है, एक तो काव्य रस है और दूसरा क्या है, फल का रस है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अब देखो कुछ प्रश्न देख लेते हैं। रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, इसकी अलौकिक धाराएं कब, कहाँ और क्यों फूटती है। तो देखो अलौकिक अमृत तुल्य रस धाराएं फलों के पकने पर फलों से फूट पड़ती है। ऐसा तब होता है जब उन पके फलों को काटा जाता है। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि लुटते रहने से भी क्या काम नहीं होता और क्यों। तो देखो साहित्य का आनंद अनंत काल से लुटते रहने पर भी कम नहीं होता, क्योंकि सभी पाठक अपने अपने ढंग से रस का आनंद उठाते रहते हैं। फिर देखो रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है और क्यों। तो रस का अक्षय पात्र साहित्य को कहा गया है क्योंकि साहित्य का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। पाठक जब भी उसे पढ़ता है आनंद की अनुभूति अवश्य करता है। फिर देखो कवि इन पंक्तियों में खेत से किसकी तुलना कर रहा है। तो यहाँ कवि ने इन पंक्तियों में खेत की तुलना कागज के उस चौकोर पन्ने से की है जिस पर उसने कविता लिखी है। इसका कारण यह है कि इस कागज रूपी खेत पर कवि ने अपने भावों विचारों के बीज बोए थे जो फसल की भांति उगकर आनंद प्रदान करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारी स्टार्ट करते हैं सेकंड कविता जो है आपके बगुलों के पंख। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को प्रसंग दिखाई दे रहा होगा। प्रसंग का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि व्याख्या करते हो तब ये काम में आते हैं। अगर बगुलों के पंख कविता आ जाती है तो आपका ये प्रसंग काम में आएगा। तो देखो बगुलों के पंख कविता से लिया गया है। आरोप हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है और इसके जो रचयिता है वो कौन है, उमाशंकर जोशी है। इसके अंदर क्या बताया गया है वो देखो। इस कविता में सौंदर्य की नई परिभाषा प्रस्तुत की गई है तथा मानव मन पर इसके प्रभाव को बताया गया है। अब देखो कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। नभ मतलब आकाश, पाती मतलब पंक्ति, कजरारे मतलब वाले, साज मतलब संध्या या साय, शतरज मतलब चमकीला या उज्ज्वल, श्वेत मतलब सफ़ेद, काया मतलब शरीर, होले होले मतलब धीरे धीरे, निज मतलब अपनी, माया मतलब प्रभाव या जादू, तनिक मतलब थोड़ा और पांखें मतलब पंख। अब देखो ये जो कविता है क्या कहती है। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों के पांखें। अब देखो इसका क्या अर्थ है। कवि क्या कहना चाहता है कि आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बुगलों के सुंदर सुंदर पंखों को देखता हूँ। दे रखा है नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। वह कहता है कि मैं आकाश में पंक्तिबद्ध बगुलों को उड़ते हुए एकटक देखता रहता हूँ। यह दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाता है। कह रहा है चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। काले काले बादलों की छाया नभ पर छाई हुई है, कजरारे बादलों की छाया नभ छाया, सायकाल चमकीली सफ़ेद काया उन पर तैरती हुई प्रतीत होती है। तो दे रखा है तैरती साज की सतेज श्वेत काया। यह दृश्य इतना आकर्षक होता है कि वह अपने जादू से यह मुझे धीरे धीरे बांध रहा है। दे रखा है होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, मैं उसमें खोता जा रहा हूँ। कवि आह्वान करता है कि इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव को कोई रोके। दे रखा है कि उसे कोई तनिक रोक रखो। वह इस दृश्य के प्रभाव से बचना चाहता है परंतु यह दृश्य तो कवि की आंखों को चुरा कर ले जा रहा है। दे रखा है चुराए लिए जाती मेरी आंखें।
आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती है। और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर क्या क्या विशेष है, कवि ने सौंदर्य व सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन किया है। होले होले के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली का सहज प्रयोग किया गया है। चुराना जैसे मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखो, कवि किस दृश्य पर मुग्ध है और क्यों। देखो, कवि उस दृश्य के समय मुग्ध है जब आकाश में छाए काले बादलों के बीच सफ़ेद बगुले पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं। कवि इसलिए मुग्ध है क्योंकि श्वेत बगुले की कतारें बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया की तरह प्रतीत हो रही है। फिर देखो सेकंड क्या है कि उसे कोई तनिक रोक रखो। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। तो देखो इसके अंदर क्या कहना चाहता है कि देखो इस पंक्ति में कवि दोहरी बात कहता है। एक तरफ वह उस सुंदर दृश्य को रोके रखना चाहता है ताकि उसे और देख सके, और दूसरी तरफ वह इस दृश्य से स्वयं को बचाना चाहता है। फिर देखो, कवि के मन प्रायों को किसने अपनी आकर्षक माया के में बांध लिया है और कैसे। तो देखो, कवि के मन प्राणों को आकाश में काले काले बादलों की छाया में उड़ते सफ़ेद बगुलों की पंक्ति ने बांध लिया है। फिर देखो, पंक्तिबद्ध उड़ते श्वेत बगुलों के पंखों में उसकी आंखें अटक कर रह गई और वह चाहकर भी आंखें नहीं हटा पा रहा है। उसके बाद देखो, कवि उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर क्यों रोके रखना चाहता है, उसे क्या भय है। तो देखो, कवि उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रोके रखना चाहता है क्योंकि वह उस दृश्य पर मुग्ध हो चुका है। उसे इस रमणीय दृश्य के लुप्त होने का भय है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 की दोनों कविताएं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारा जो काव्य खंड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको जो ये पूरा काव्य खंड है ये पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा पीपीटी का ये माध्यम पसंद आया तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन हो तो भी आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करो कि ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।